सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने औद्योगिक क्रांति की अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके बाद में देखा कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ है वो इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, उसके बारे में हमने विचार किया था कि कौन सी वो परिस्थितियाँ थी जिनके कारण औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ। आज हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन सी बातें थी जिनके कारण वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण औद्योगिक क्रांति हुई, उसका अध्ययन हमने कर लिया। आज हम अध्ययन इस बात पर विचार करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए वो कौन से परिवर्तन थे, या औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन से नए आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को भी सफल बनाया, और औद्योगिक क्रांति के कारण ही वो आविष्कार संभव हो पाए, क्योंकि अधिक से अधिक आवश्यकता हुई तो अधिक से अधिक नए आविष्कारों को भी, नए परिवर्तनों को भी जन्म दिया। तो सबसे पहले अगर हम विचार करें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए कि 1750 के दशक के बाद अगर हम देखें तो ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुई, और इस जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन की मांग भी बढ़ी। तो उस मांग को पूर्ति करने के लिए जो परंपरागत तरीके से कृषि कार्य हो रहा था, उस परंपरागत तरीके से कृषि कार्य से वो मांग है, वो डिमांड थी, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े छोटे छोटे जो खेत थे या ज़मीनें थी, उनको बड़े फार्म हाउस के रूप में एक बना दिए गए, उन पर विस्तृत खेती की गई। और पहले जो खेती होती थी वो सामान्यतः कृषि कार्य जो होता था वो सामान्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो कृषि कार्य किया जा रहा है वो मुनाफे के लिए या लाभ के लिए खेती की जा रही है। व्यापारिक खेती होना, वाणिज्यिक खेती होना प्रारंभ हो गया। तो कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके कारण सामान्यतः औद्योगिक क्रांति भी सफल हुई। क्योंकि इंग्लैंड में हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वस्त्र उद्योग से हुई, तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कपास की जो मांग थी, उस मांग की पूर्ति इन्हीं परिवर्तनों से संभव हो पाई, नहीं तो शायद नहीं होती। और साथ ही बहुत सारे वो परिणाम भी थे, जैसे भारत में पहले औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड के अधिकांश जो वस्त्र है उसकी मांग भारत के द्वारा पूर्ति की जाती थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति होने के बाद में भारत से इंग्लैंड की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी, पहले वो कपड़ा खरीदती थी, अब कपास खरीदने लगी। भारत का कपास इंग्लैंड जाने लगा, तो वहाँ पहले इंग्लैंड की मांग है उसकी पूर्ति हुई, फिर वहाँ से तैयार माल भारत भी आने लगा, और भारतीय कुटीर उद्योग परिणामों में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो समझेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला जो आविष्कार की बात करें, जो परिवर्तन है कृषि के क्षेत्र में, तो बड़े बड़े फार्म हाउस में कृषि कार्य होने लगा, और कृषि कार्य के लिए अब जीवन निर्वाह के लिए खेती नहीं की जा रही थी, बल्कि अब मुनाफे के लिए, लाभ के लिए खेती की जा रही थी। तो सबसे पहले एक जेथरो टल नामक व्यक्ति ने बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया, सीड ड्रिल। उससे बीज बोना आसान हो गया और एक निश्चित स्थान पर दूरी में बीज बोया जाने लगा। उन्नत बीजों का आविष्कार भी एक बड़ी बात थी, अच्छे बीज भी उसमें प्रयोग किए गए। तो जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया, निस्संदेह वो बहुत अच्छी बात थी। और जेथरो टल एक सामान्यतः यॉर्कशायर का एक जमींदार था, और उसने अधिक खेती के लिए इस मशीन का प्रयोग किया, और अब खेती है वो व्यवस्थित प्रारंभ हो गई। अगला जो आविष्कार है वो सामान्यतः टाउनसेट का है, जिसने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र के सिद्धांत से क्या हुआ कि पहले एक ही प्रकार की फसल बोई जाती थी, तो इससे जमीन बंजर हो जाती थी। जबकि जब टाउनसेट ने ये बताया कि भाई फसल को अगर एक बार
एक्स फसल बोई, दूसरी बार वाई फसल बोने से उसके अंदर जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। तो एक फसल चक्र का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रही और उसे पड़ती छोड़ने की जरूरत नहीं रही। आगे अगर हम देखें तो नाम आता है रॉबर्ट बैकबेल का। रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ साथ, खेती के साथ साथ पशुपालन को भी एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में बताया। और बिल्कुल देखें तो कृषि के साथ साथ किसान अच्छे पशुपालन के का कार्य करने लगे और पशुपालन के लिए अच्छी नस्लों को तैयार किया गया। वह मांस के लिए भेड़ें पाली जाने लगी, दूध के लिए गायें पालने जाने लगी। तो इससे एक पशुपालन एक अच्छा हो गया कृषि के साथ। और पशुओं से जो गोबर खाद वगैरह मिल रही थी तो वो भी एक लाभदायक सौदा रहा। तो कृषि के साथ पशुपालन भी एक लाभदायक व्यवसाय बन गया। फिर आर्थर यंग ने खेती के लिए नई प्रकार की आविष्कार बात की कि छोटे स्थान पर खेती करना लाभदायक नहीं होता है, तो 2-4 खेतों को साथ में मिला के खेती की गई है। आर्थर यंग ने सिद्धांत दिया और बड़े फार्म हाउस पर खेती होने लगी, एक साथ खेती होने लगी। इससे अधिक किसानों को अधिक से अधिक लाभ हुआ। आगे अगर हम देखें तो अमेरिका के निवासी थे व्हीटन ने एक मशीन बनाई जिससे भूसा अलग करने, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहें या यूँ कहें तो थ्रेशिंग मशीन बोलते हैं। तो पहले जो खेती होती थी उससे अनाज से भूसा अलग करने से या भूसे से अनाज अलग करने के लिए लंबा समय लग जाता था। हवा के सहारे उसको निकाला जाता था। लेकिन जब मशीन आ गई तो थ्रेशिंग मशीन से वो काम बहुत कम समय में, कई गुना कम समय में होने लगा। तो ये एक बड़ी क्रांति थी उस समय की कि अनाज से भूसी से अनाज अलग होना में कुछ ही घंटों में भूसी से अनाज अलग होने लगा। और मैकेनिक ने एक फसल काटने की मशीन बना ली और उसे हार्वेस्टर का नाम दिया गया। तो एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हुए और इस प्रकार से जब कृषि क्षेत्र में इतने परिवर्तन हुए तो उससे बहुत अच्छा लाभ हुआ लोगों को। और अगर हम देखें तो वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग में कौन कौन से आविष्कार हुए, तो अगर हम देखें तो जो वस्त्रों की जो मांग थी वो सामान्यतः जैसे हमने पढ़ा अभी कि या सुना कि इंग्लैंड की जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसके अनाज की कमी महसूस हुई, तो निस्संदेह वस्त्रों की कमी भी महसूस हुई। तो वस्त्रों की मांग जो पुरानी तकनीक थी उस आधार पर पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसीलिए नए नए उद्योग स्थापित किए गए और उद्योगों में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग किया गया। तो पुरानी तकनीक से मशीनें से परंपरागत तकनीक से मशीनों से वस्त्र की मांग पूर्ति नहीं हो रही थी। भारत से कपड़ा आयात किया जाता था और धीरे धीरे जब वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत से कच्चा माल एक संयोग ही था या भारत का दुर्भाग्य था वस्त्र उद्योग का कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय होना और भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की स्थापना होना लगभग साथ हुआ। और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति विकसित हुई वैसे वैसे अंग्रेज़ों का भारत में अधिकार भी बढ़ता गया और भारत का कच्चा माल सीधा ब्रिटेन निर्यात किया जाने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल भारत आने लगा। इससे भारत के कुटीर उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ा और अंततः हमारे कुटीर उद्योग है वो पतन की ओर चले गए। और आज भी हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग जिसे हम खादी ग्राम उद्योग के नाम से जानते हैं आज भी लगभग पतन की ओर ही अग्रसर है। अगर हम देखें तो कपड़े उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार हुआ वह था 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम बनाया था जिससे कपड़ा बनाना फ्लाइंग शटल लूम बन गया। पहले कपड़ा कम चौड़ा बनता था जिससे क्या होता था दो कपड़ों को साथ में जोड़ के फिर 1 मीटर का कपड़ा बनता था। लेकिन जब फ्लाइंग शटल लूम बना तो उससे कपड़ा ज़्यादा चौड़ा बनने लगा। तो जब वह 2 कपड़ों को जोड़ के बनाते थे और अब उसकी स्थिति ये हुई कि एक बार में 1 मीटर कपड़ा
चौड़ा कपड़ा बनना लग गया। इससे कपड़े उत्पादन में बहुत तेजी आई। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया। जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे एक ही व्यक्ति एक साथ बैठकर कई धागे, 8 धुरियाँ लगी थी तो 8 धागे एक व्यक्ति एक साथ काट सकता था। इससे वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति हो गई। और नेक्स्ट आविष्कार किया रिचर्ड्स आर्कराइट ने 1769 में। उसने रिचर्ड्स आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। पहले जो धागा बनता था वो धागा सामान्यतः कच्चा होता था, टूट ज़्यादा जाता था, लेकिन जब आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया तो उससे क्या है, धागे भीग कर निकलता था तो वह आसानी से टूटता नहीं था, और टूटता नहीं था तो सामान्यतः कपड़े के उत्पादन में और तेज़ी आती चली गई। हम समझ सकते हैं कि अगर एक बार मशीन, हम कभी सिलाई की मशीन भी चलाते हैं तो देखते हैं कि सिलाई की मशीन चलाते समय अक्सर धागा टूट जाता था, हमें बहुत टाइम लग जाता है वापस धागे। अगर ठीक वैसे ही अगर वह धागा टूटेगा नहीं और तो हमें उस सिलाई में आसानी रहेगी। तो ठीक वैसा ही उद्योग के क्षेत्र में था कि जब वाटर फ्रेम बना तो उससे मजबूत धागा बनने लगा, तो सामान्य धागा टूटा नहीं, तो सामान्यतः उसमें उत्पादन में तेजी आई, मजबूत धागा। ऐसे ही 1779 में अगर देखें तो सैमुअल कॉम्पटन ने एक म्यूल बनाया, उससे धागा और भी मजबूत बनने लगा, और इससे उसे तो तोड़ना भी आसान होता था, उसे काटना पड़ता था। ऐसे कैसे एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बनाया, और पावर लूम के साथ उसने वाष्प चलित इंजन लगा दिया, और वाष्प चलित इंजन जैसे ही लगा, अब व्यक्ति के स्थान पर वह मशीन से कार्य होने लगा। अब मशीन थकने नहीं लगी, उस पर एक ही व्यक्ति उस पर काम करने लगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कपड़े उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए, और इससे बहुत सारे कपड़े अधिक से अधिक बने। नई तकनीक से नए नए कपड़ों के आविष्कार, कलर का प्रयोग, और एक के बाद एक कपड़ा अधिक मात्रा में बना। कच्चा माल भारत से, अमेरिका से, देशों से आयात किया जाने लगा, और तैयार माल उन देशों में निर्यात के लिए भेजा जाने लगा। तो ये था वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में परिवर्तन। आगे अगर हम देखें तो सामान्यतः कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, उद्योग के क्षेत्र में, और फिर अगर हम लोहे के आधारभूत की बात करें, आधार की बात करें, तो लोहा और इस्पात के क्षेत्र में परिवर्तन जो हुए, लोहा इस्पात के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि लोहा, जो पहले लोहा इस्पात उद्योग जो बनता था, उसके लिए जो मशीनें बनती थी वह लोहे से ही, अच्छे लोहे से ही संभव थी, और अच्छे लोहे के लिए अच्छे प्रकार के कोयले की जरूरत थी। तो लोहे इस्पात उद्योग में अब्राहम डर्बी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें 3 पीढ़ियों का है। अब्राहम डर्बी, द्वितीय डर्बी और फिर तृतीय डर्बी ने बड़े आविष्कार किए। सबसे पहले अब्राहम डर्बी का नाम आता है। पहले जो कोयले से, जो पीट कोयला, सामान्यतः काठ कोयले से लोहा निकाला जाता है, अशुद्धि दूर की जाती थी, तो उसमें उतना ताप नहीं था, तो लोहा इतना शुद्ध नहीं मिलता था। लेकिन अब्राहम डर्बी ने सर्वप्रथम धमन भट्टी का आविष्कार किया, और उसमें काठ कोयले का प्रयोग प्रारंभ किया, पत्थर वाला कोयला प्रयोग किया। इससे अधिक ताप से अच्छे किस्म का लोहा बनने लगा। तो सामान्यतः एक के बाद एक अगर हम देखें तो सर्वप्रथम पत्थर का कोयला 1709 में अब्राहम डर्बी ने प्रारंभ किया। अब लोहा को पिघालना और उसको अशुद्धियों को दूर करना आसान हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो द्वितीय डर्बी की बात करें तो द्वितीय डर्बी ने, पहले जो लोहा बनता था वो ढलवा लोहा था, एक सांचा बनाया जाता था और उसमें वो चीज़ डाल दी जाती थी, तो इससे वो एक उसका आकार ले लेता था। लेकिन अब्राहम डर्बी के बाद द्वितीय डर्बी ने पीटवा लोहा तैयार कर दिया, और उसे पीट के अब जैसा चाहे उसे आकार दे दिया गया। तो अब्राहम डर्बी के बाद द्वितीय डर्बी ने तो धातुक्रम के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फिर नाम आता है, क्योंकि वह पीट वाला बन गया, फिर आता है हेनरी कोर्ट का। हेनरी कोर्ट का नाम आपने सुना ही होगा। उसने आलूडन भट्टी का आविष्कार किया, और आलूडन भट्टी के आविष्कार से और अच्छी स्थिति हो गई। अब पिघला हुआ लोहा था, उसको और अधिक शुद्ध किया जाने लगा, और उसे
एक के बाद एक उसे बेलन मिल के रूप में, रोलिंग मिल के रूप में उसे लाया जाने लगा और उससे पत्र, उससे पाइप वगैरह बनाए जाने लगे, तो उससे और अधिक अच्छी स्थिति हो गई। और एक के बाद एक हेनरी कोट की आवर्धन बत्ती के आविष्कार से तो बहुत अच्छा लोहा बनने लगा, पाइप बनने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल पदार्थों को उन पाइपों के द्वारा भेजा जाने लगा। बेलन मिल बनने से एक सबसे बड़ी लोहा इस्पात उद्योग के लिए ये प्रॉब्लम थी लोहे के लिए कि अब उसके इस्पात बनाने की विधि खोजी जाने लगी, क्योंकि लोहा मशीनें थी वो भारी थी, वजनदार थी, उसमें जंग भी लग जाता था। तो अब इसके लिए उन्होंने इस जंग से छुटकारा पाने के लिए लोहा इस्पात की शुद्धियों को दूर करने के लिए कार्बन है, मैग्नीशियम है, और उसको अन्य पदार्थों को कार्बन मैग्नीज को साथ मिलाने से इस्पात तैयार होने लगा। उसमें जंग नहीं लगता था, जंग नहीं लगना भी एक अच्छी बात हो गई। और फिर आगे चलकर हेनरी बेसेमर ने एक सस्ता इस्पात खोजने की विधि भी निकाल दी और इससे सीधा अब ढलवे लोहे से सीधा पीटवा लोहा और उससे सीधा इस्पात बनना प्रारंभ हो गया। तो बेसेमर, जिसे हम बेसेमर प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो बेसेमर की विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि थी। इसने भी लोहे इस्पात उद्योग में क्रांति ला दी और इससे धीरे धीरे बहुत उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। 1800 से 1830 के दौरान मात्र 30 ही साल में जो लोहा उत्पादन की स्थिति है वो 4 गुना बढ़ गई। इंग्लैंड के अंदर बड़ी मशीनें बनने लगी, अधिक से अधिक मशीनीकरण हुआ। तो इससे हम देखते हैं कि इस्पात उद्योग के क्षेत्र में, लोहा उद्योग के क्षेत्र में अधिक। और दूसरी एक सौभाग्य था इंग्लैंड का कि इंग्लैंड में वहाँ पर कोयला, लोहा, सीसा, जस्ता, टिन, रांगा आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिसके कारण उन्होंने आधारभूत उद्योगों के लिए जो मशीनों की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करना आसान हो गया। आगे अगर हम देखें तो परिवहन के क्षेत्र में, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना बहुत जरूरी था, परिवहन महत्वपूर्ण था। परिवहन आधारभूत उद्योग होता है उद्योगों का, उसके बिना आधारभूत संरचना की अगर जब हम बात करते हैं तो उद्योगों में परिवहन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी उत्पादन है उसको नियत समय पर अगर उस स्थान तक पहुंचा दिया जाए तो उसका उपयोग है, अगर नियत समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसका उपयोग नहीं है। तो अधिक से अधिक परिवहन के साधनों का विकास किया गया, जिसमें सबसे पहले मैकाडम ने, स्कॉटलैंड वासी मैकाडम ने सड़क निर्माण की एक नवीन पद्धति दी, जिसमें बड़े पत्थर, फिर कंक्रीट और उसके ऊपर मिट्टी बिछा के एक सड़क निर्माण की पद्धति, उसी के आधार पर सड़कें बनने प्रारंभ हुई। तो सड़क परिवहन को सुधारा गया। फिर रेलवे का विकास हुआ। उससे पहले सड़क परिवहन और रेल परिवहन तो महंगे परिवहन है, उसके साथ ही जल परिवहन खोजे गए। वर्सली कैनाल, जेम्स ब्रदली ब्रदरों ने वर्सली कैनाल यूरोप की या इंग्लैंड में सबसे पहली कैनाल थी, जो 1700 नहर थी, यूँ कहें तो 1761 में वर्सली नहर चली और 1788 से 68 से लेकर 88 तक के काल को तो नहरोन्माद के काल के नाम से जाना जाता है। और कई नहरें एक के बाद एक, क्योंकि नहरों से एक स्थान से, जलमार्ग से सामान्यतः परिवहन सस्ता परिवहन होता है, समय भी कम लगता है, ठीक है, तो वो भी एक फायदा था। इसी दरमियान हम देखते हैं कि 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ, वो भी खोली गई और सुएज नहर के निर्माण से अगर हम देखें तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूरी 1/3 कम हो गई, तो 2/3 कम हो गई। इससे अगर हम देखें तो बहुत फ़ायदा हुआ और लोगों का एक उत्पादन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान हो गया। और अगर हम सुएज नहर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ये नहर, और इसका जो इंजीनियर था लेसेप द फर्डिनांड ने इस नहर का रूपरेखा तैयार की और एक के बाद एक इससे भारत की दूरी 1/3 कम हो गई और भारत का कच्चा माल कम समय में इंग्लैंड जाने लगा और तैयार माल उससे भी कम समय में भारत आने
लगा। तो इन नहरों का भी एक बड़ा योगदान रहा, नहर निर्माण परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर जब भाप के जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का, न्यूकोमैन ने भाप शक्ति का एक इंजन का प्रयोग किया था, जेम्स वाट ने उसको एक के बाद एक पेटेंट करवा लिया और भाप की शक्ति का आविष्कार और इंजन लग गया फिर इसमें, तो स्थिति और अच्छी हो गई। और हम देखते हैं 1825 में इंग्लैंड में रेलवे का आविष्कार हो गया और रेलवे के आविष्कार से और स्थिति अच्छी हो गई। हम देखते हैं कि 1725 के टाइम में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक रेल 24 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया गया। और फिर 1830 में इंग्लैंड के दो प्रमुख औद्योगिक शहर लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में रेलवे लाइन भी बिछाई गई। और इसके अंदर जेम्स स्टीफेंसन ने जो रॉकेट इंजन बनाया था उस इंजन का प्रयोग किया गया। तो अब भारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना भी आसान हो गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुए, परिवहन के साथ संचार के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए। एक के बाद एक हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए वो परिवहन के संचार के क्षेत्र में उसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। क्रांति आ गई, एक स्थान पर बैठा व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से बात करने लगा। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी संचार के क्षेत्र में क्रांति थी। तो इन परिवर्तनों ने औद्योगिक क्रांति के लिए और सफल बना दिया। और इन परिवर्तनों से इंग्लैंड के लोगों के जीवन स्तर में कई परिवर्तन आए, ठीक है ना। इन से लोगों के जीवन स्तर में कई परिवर्तन आए। इनसे अब जो हाथ से जो कार्य किया जाता था उसके स्थान पर अब शक्तिशाली चालित इंजनों से उत्पादन होने लगा। लोगों का जीवन स्तर सुधरा, लोगों को अधिक से अधिक जब काम मिला कारखानों में तो उनका धन की प्राप्ति हुई, तो उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, ठीक है। जब अधिक से अधिक इस्पात की मांग बढ़ती गई तो इस्पात के कई कारखाने खोले गए, उसका भी उनको फायदा हुआ और कारखानों में लोगों को रोजगार मिला। और कृषि कार्यों के लिए भी मशीनों का प्रयोग हुआ, तो कृषि कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग हुआ तो एक अधिक बड़े क्षेत्रों पर कृषि उत्पादन होने लगा। मुनाफे के लिए खेती की, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, वैश्विक खेती की जाने लगी, ठीक है ना। बैंकिंग पद्धति का, उद्योगों के विकास होने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, कई कारखाने कई शिफ्टों में चलने लगे, तो उसका भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। उद्योगों का, व्यापार का, वस्तुओं का, अंतर्राष्ट्रीय कई देशों का एक दूसरे देशों के बीच अच्छे संपर्क स्थापित हुए। और वो संपर्क आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए एक विश्व एक गाँव बन गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना आसान हो गया, वस्तुओं का आदान प्रदान इतना अधिक हो गया। ये इस औद्योगिक क्रांति के कारण ही संभव हो सका, क्योंकि इस औद्योगिक क्रांति ने मानव के कम से कम श्रम से अधिक उत्पादन की तकनीक को अपनाया। और आज हम देख रहे हैं ये और अधिक से अधिक होता